ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो जिंदगी का अहम हिस्सा है। कुछ ऐसी ही कहानी है दो भाइयों की और उनकी पत्नियों की। लोकेश और सुरेश एक छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में अपने माता पिता और इकलौती बहन के साथ रहते थे। 5 लोग और एक कमरा। कभी दोनों भाई कमरे में सो जाते थे और बाकी लोग हॉल में सो जाते थे, तो कभी दोनों भाई अपने माता पिता और बहन के लिए कमरा छोड़ देते थे। ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। एक दिन लोकेश और सुरेश की माँ ने उनसे कहा, सुनो बेटे, तुम दोनों की उम्र हो रही है, घर में जवान बहन है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ माँ, तो करवा देते हैं, उसमें क्या है। करवा देते हैं का क्या मतलब है? घर में 2 जवान भाइयों के होते हुए छोटी बहन की शादी हो गई तो लोग क्या कहेंगे? पहले तुम दोनों शादी कर लो। शादी? हम? अरे माँ, हम दोनों ठीक ठाक कमाते भी नहीं है, खिलाएंगे क्या बीवियों को? और यहाँ तो एक ही कमरा है, रहेंगे कहाँ बीवियों को लेकर? क्यों, इसी कमरे में रहोगे? मैंने लड़की देख ली है। तुम दोनों शादी कर रहे हो बस। अगले महीने शुभ मुहूर्त भी है और ये शादी का सीजन भी तो है। बिमला ने दोनों पर अपनी बात थोप दी थी। बेचारे लोकेश और सुरेश क्या ही करते। माँ की बात उन्हें माननी पड़ी और दोनों शादी के मंडप में हाजिर हो गए। एक ही दिन में दोनों की शादी हो गई, वो भी दोनों बहनों से। वो भी ऐसी बहनें जिनकी एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते थे। एक ही मंडप में दोनों की शादी हो रही थी। बड़ी बहन ईशा ने अपनी छोटी बहन निशा को ताना मार के कहा, अरे निशा देख, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। निशा भी कुछ कम नहीं थी। उसने जवाब दिया, हाँ वो इसलिए क्योंकि तू जोकर लग रही है, जोकर। ये सुनते ही ईशा गुस्सा हो गई और निशा पर चिल्लाने लगी, क्या मुझे जोकर कहा? तू है जोकर, तेरा मुंह एकदम सड़ा हुआ है। क्या तेरा मुंह सड़ा हुआ है चुड़ैल, मर जा कुत्ती। दोनों के बीच भरे मंडप में हाथापाई होने लगी। लोकेश और सुरेश ने एक दूसरे से कहा, अरे सुरेश, ये कहाँ फंस गए हम। माँ ने तो कहा था कि दोनों बहनें हैं, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा, घर में खूब शांति रहेगी। लेकिन यहाँ तो मंडप पे ही जंग छिड़ गई है। सोच वहाँ क्या होगा, एक ही कमरा है हमारे पास। मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है भैया, कलेश होने वाला है घर में। दोनों बहनें इतना ज्यादा लड़ने लगी कि खुद पंडित जी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करने लगे। अरे बैठ जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। शादी के मंडप में कोई ये सब करता है क्या? बैठ जाओ, वरना मैं बिना मंत्र पढ़े चला जाऊंगा। ये धमकी सुनकर दोनों बैठ तो गईं, लेकिन दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू चल ससुराल, तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे जा जा, तू क्या मुझे देखेगी? मैं तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगी, चुड़ैल कहीं की। किसी भी तरह उनकी शादी संपन्न हुई। वहाँ लोकेश और सुरेश की बहन अंकिता मौजूद थे। शादी के बाद उसने अपने भाइयों से कहा, भैया अब जल्दी से मेरी शादी करवा दो। दोनों भाभियों के बीच में रहकर दिमाग खराब नहीं करना चाहती हूँ मैं अपना। बहन, हमारे बारे में भी तो सोच, हम कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता, माँ ने ये रिश्ता देखा था ना, जा माँ को जाके बोल। लोकेश और सुरेश अपनी बीवियों को लेकर अपने घर चले गए और फ्लैट में घुसते ही ईशा ने कहा, ये कहाँ ले आए जी हमें? क्यों, घर में, यही तो हमारा घर है। ये घर है? हमने तो सोचा था कि बड़ा सा घर होगा। हाँ, हमें तो कहा गया था कि लड़की का खुद का घर है। हाँ खुद का ही तो है, लेकिन थोड़ा छोटा है। ठीक है, मुझे अपना कमरा दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। हाँ, और मुझे भी अपना कमरा दिखा दीजिए। लोकेश और सुरेश ने शर्म के मारे सर झुका लिया। बिमला आई, बहू कमरा तो एक ही है, तुम दोनों को मिल बांट कर रहना होगा। क्या एक ही कमरा है? हे भगवान, ये किन भिखारियों के घर में शादी हो गई हमारी। क्यों, तुम दोनों बहनें हो, मिल बांट के आपस में रह नहीं सकती? बहनें? ये मेरी बहन नहीं है, ये चुड़ैल है। हाँ हाँ, तो तू भी कौन सी दूध की धुली हुई है? जा जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। मैं भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। अंकिता ने कहा, भाभी यहाँ तो ना चाहते हुए भी शक्ल देखनी पड़ेगी। कमरा एक ही है और उसी में आप दोनों की सुहागरात होने वाली है। ये सुनकर दोनों बहुएं रोने बैठ गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था किसी अमीर घर में मेरी शादी होगी। हमें उठा लो भगवान, हमें उठा लो। दोनों का रोना धोना देखकर बिमला के पति ने उससे कहा, अरे बिमला, ये कैसी बहुएं ले आई हो घर में? तुम तो बोल रही थी कि घर में बहुत शांति हो गई, यहाँ तो पहले दिन ही झगड़ा शुरू हो गया। तो मुझे क्या पता था कि ये दोनों बहनें आपस में इतना लड़ती हैं। अगर पता होता तो कभी ऐसी लड़कियों को मेरे घर की बहू नहीं बनाती मैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शादी हो गई है तो दोनों बहुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। दोनों को कमरे में घुसा दिया गया, लेकिन वहां एक ही बेड था। शाम को उसी बेड को फूलों से सजाया गया, तब जाकर असली कलेश शुरू हुआ। यहाँ तो एक ही बेड है, मैं बेड पर सोने वाली हूँ, निशा तू अपना देख ले। निशा तो गुस्से में थी ही, उसने भी बोल दिया,
अपना देख लेगा क्या मतलब है? ये मेरा भी घर है, मेरा भी बिस्तर है, मैं तो बेड पर ही सोऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। देख निशा, मैं बड़ी हूँ और तेरी जेठानी भी हूँ। जेठानी की बात देवरानी को माननी ही पड़ेगी। जेठानी माई फुट, मैं नहीं मानती ऐसी जेठानी को। बकवास ना करके चुपचाप नीचे सो जाओ। दोपहर से झगड़ा चल ही रहा था, अभी और भी बढ़ गया। बिमला का सर दुखने लगा। आहा, मेरा सर दुख रहा है दोनों की कचर कचर सुन के। माँ, ये आप ही की गलती है, आप ही ने शादी के लिए जबरदस्ती की। हाँ माँ, हम कितने खुश थे एक साथ, अभी देखिए खुशी तो दूर दूर तक नहीं है। ठीक है बेटा, मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है, लेकिन तुम दोनों अंदर जाओ और दोनों बहनों को चुप कराओ, नहीं तो मेरा सर फट जाएगा। लोकेश और सुरेश कमरे के अंदर तो गए, लेकिन उन दोनों को चुप कराना उनके बस की बात नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक उनके घर वाले उन्हें चुप नहीं करा पाए, इसीलिए तो जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा दी। अब लोकेश और सुरेश की बारी थी उन दोनों को संभालने की। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, आज सुहाग रात है, आज भी कोई झगड़ा करता है क्या? सुनिए जी, मैं बड़ी हूँ, मैं जमीन पर ठंड में नहीं सोऊंगी, मैं भी नहीं सोऊंगी। ठीक है, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाओ, हम दोनों भाई नीचे सो जाते हैं, लेकिन चुप हो जाओ, शांति दो हमें। निशा और ईशा दोनों बिस्तर पर सो गईं। लोकेश और सुरेश नीचे सो गए, लेकिन फिर भी निशा और ईशा का झगड़ा नहीं रुका। अब तकिए को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि पड़ोसी की भी नींद टूट गई। वो लोग घर पर आ गए। अरे बिमला, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या? इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बताऊं दीदी, दोनों बेटे की शादी करवाई है, लेकिन दोनों बहुएं आने के बाद से लड़ रही हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कमरे के अंदर दोनों बहनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और ईशा ने निशा को जूता फेंक कर मारा और वो जूता आकर बिमला के गाल पर लगा। आह, बस बहुत हो गया, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से, बहुत हो गया, अब और नहीं। बिमला जब गुस्सा हो जाती थी तब उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। बिमला ने दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। लोकेश और सुरेश दोनों को मायके छोड़कर आ गए, लेकिन मायके वालों ने भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया। दोनों से छुटकारा मिल गया था घर वालों को। अब जानबूझकर फिर से उन दोनों को घर में बुलाने की हिम्मत नहीं थी उनमें। दोनों बहनें ठंड में कांपते हुए बाहर रात बिताने लगी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बहन, अब मुझे समझ में आ गया है, हम ही एक दूसरे के लिए रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। हाँ बहन, मुझे समझ में आ गया है, आज से हम झगड़ा नहीं करेंगे। दोनों को अकल आ गई और दोनों ससुराल वापस चली गईं और बिमला का पैर पकड़ लिया। बिमला ने दोनों को माफ कर दिया और दोनों उसके बाद से बदल गए। दोनों ने अच्छे से एक ही कमरे। ठंड के मौसम में शादियां बहुत होती हैं। शादी में लोग लाखों उड़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे की कमी है। लेकिन शादी तो एक छोटी सी कोठरी में शांति अपने बूढ़े कपकपाते हाथों से कपड़े सिल रही थी। शांति के पति की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब से शांति ने ही अपने इकलौते बेटे संदीप की परवरिश की और दर्जी का काम करके उसे पढ़ाया लिखाया। संदीप शहर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसे सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। अरे शांति काकी, इतनी ठंड में भी तुमने फटी शॉल पहन रखी है। मैं बरसों से तुम्हें इसी शॉल में ठंड काटते हुए देख रही हूँ। अरे मंजुला बिटिया, अगर मैं खुद पर सारे पैसे खर्च कर देती तो आज मेरा संदीप शहर में सरकारी बाबू कैसे बनता। अब संदीप की नौकरी लग गई है ना, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो अगले हफ्ते ही गांव आ रहा है, तो संदीप भैया के आने के बाद तुम ये काम छोड़ देना और अब आराम करना। हाँ मंजुला, अब इन बूढ़े हाथों से काम नहीं होता। शांति बेसब्री से संदीप के गांव आने का इंतजार कर रही थी। आखिर उसने खुद का पेट काट काट कर संदीप को इस काबिल बनाया था। कुछ दिनों के बाद संदीप घर तो आ गया, लेकिन माँ के लिए शहरी बहू लेकर। संदीप ने शांति के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। जीता रहे बेटा। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये किटी है, तुम्हारी बहू। बहू? हाँ माँ, मैं और किटी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं मुझे किटी से प्यार हो गया था। शांति संदीप को कुछ नहीं कहती है और बेटे बहू का स्वागत करती है। शांति के घर को देखकर किटी संदीप से कहती है, डार्लिंग, तुम तो कहते थे तुम्हारी माँ घर में रहती है, लेकिन ये तो एक झोपड़ी है और इस झोपड़ी में जगह जगह छेद है जिसमें से ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं। इस झोपड़ी में तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। किटी, बस कुछ दिन की बात है, 2-3 महीने में हम माँ को लेकर यहाँ से वापस शहर चले जाएंगे। क्या माँ भी हमारे साथ शहर जाएगी? हाँ किटी, माँ ने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। अब वक्त आ गया है कि मैं उनके हिस्से का सुख उन्हें दे सकूं। और तुम तो रहोगी ना, तुम माँ की खूब सेवा करना। किटी अपने मन में सोचती है, सेवा माई फुट। माँ को शहर लेकर जाने की बात सुनकर किटी मन ही मन गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। शांति ने बेटे और बहू को अपनी खटिया पर सुलाया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर सोने लगी। माँ, ठंड बहुत ज्यादा है, जमीन पर सोकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम खटिया पर सो जाओ, मैं और किटी नीचे सो जाएंगे।
क्या? लेकिन मैं नीचे नहीं सो सकती। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम और बहू खटिया पर सो जाओ। बहू शहर से आई है ना, उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं होगी। शांति के कहने पर संदीप और किटी खटिया पर सो गए और बेचारी शांति ठंड के मौसम में जमीन पर एक फटी चादर ओढ़कर सो गई। ठंड के मारे शांति को रात भर नींद नहीं आई, लेकिन उसने सोचा 2-3 दिन की तो बात है, फिर शहर जाकर आराम से पलंग पर सोएगी। कुछ दिनों के बाद संदीप किटी और माँ को लेकर शहर आ गया। वहाँ उसे रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर मिला था। शांति अब अपने बेटे के घर में रहने लगी। दिन में संदीप ऑफिस चला जाता और किटी और शांति घर में अकेले रह जाते। इस बुढ़िया का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसी तरह मुझे परेशान करती रहेगी। कभी नहाने के लिए पानी गर्म करके दो तो कभी गर्मा गर्म चाय बनाकर दो। किटी शांति से छुटकारा पाने का प्लान बनाने लगी और एक दिन, माँ, किटी, मुझे ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। किटी, तुम माँ का और अपना ख्याल रखना। तू चिंता मत कर बेटा, किटी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। किटी अपने मन में सोचती है, यही अच्छा मौका है इस बुढ़िया से छुटकारा पाने का। संदीप के जाने के बाद दूसरे दिन किटी जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर शांति वहां आ जाती है। क्या बात है बहू, तुम क्यों रो रही हो? एक तो चोरी करती हो, ऊपर से अनजान बनने की कोशिश कर रही हो। क्या चोरी? और मैं? हाँ, शादी पर इन्होंने मुझे जो डायमंड का सेट दिया था वो नहीं मिल रहा है, और इस घर में आपके अलावा और कोई नहीं है। कहाँ है मेरा डायमंड का सेट? जल्दी से दे दे बुढ़िया, नहीं तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। लेकिन बहू, मैंने तो गहने देखे तक भी नहीं थे, मैंने उसे नहीं चुराया। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। किटी ने थाने में फोन करके पुलिस को बुला लिया। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिन जेल में रहेगी तो अपने आप सब उगल देगी। पुलिस ने भी गहनों के चोरी के आरोप में शांति को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। बेचारी शांति फिर से अपने फटे पुराने शॉल में जीवन बिताने लगी। एक दिन, जेलर साहब, मुझे इस फटे हुए शॉल में बहुत ठंड लगती है, मुझे कुछ गर्म कपड़े मिल जाते तो। गर्म कपड़े खरीदने के लिए तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। जेलर साहब, मैं यहाँ जेल में पैसे कैसे कमा सकती हूँ? कोई भी हुनर तुम्हें आता हो तो तुम वो काम करके पैसा कमा सकती हो। जेलर साहब, मैं एक दर्जी हूँ और मुझे बहुत अच्छा कपड़ा सिलने का काम आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें कुछ कपड़े और एक सिलाई मशीन लाकर दूंगा, तुम उन्हें सिलकर दे देना। वो कपड़े बाहर जाकर बिकेंगे और उससे तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे तुम सिलाई मशीन और कपड़ों के पैसे चुकाकर बाकी के पैसे रख लेना, और फिर उन पैसों से तुम अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सकती हो। ठीक है जेलर साहब। जेलर दूसरे दिन शांति को कुछ कपड़े और एक सिलाई मशीन लाकर देता है। शांति उन कपड़ों को सिलकर बच्चियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बनाती है। जेलर इसी तरह से उसे कपड़े लाकर देता। शांति उन कपड़ों से कभी डिजाइनर ब्लाउज बनाती तो कभी डिजाइनर ड्रेस। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे कपड़े सिले हैं। अब कल ये कपड़े बाजार में जाएंगे। दूसरे दिन शांति के सिले हुए कपड़े बाजार में बिकने लगे। लोग शांति के सिले हुए डिजाइनर कपड़ों को खूब पसंद भी करने लगे और देखते ही देखते सारे कपड़े बिक गए। दूसरे दिन, शांति, ये लो तुम्हारी पहली कमाई। तुम्हारे सारे कपड़े बहुत जल्दी बिक गए। अब इसी तरह से और कपड़े सिलती रहना। जेलर ने शांति को 5,000 रुपए दिए। शांति ने उन पैसों से जेलर को सिलाई मशीन और कपड़ों के पैसे चुका दिए, लेकिन उसके बाद शांति के पास कुछ ही पैसे बचे थे। अगर मैं इन बचे हुए पैसों से अपने लिए गर्म कपड़े खरीद लूंगी तो कपड़े सिलने के लिए पैसे कहाँ आएंगे? अभी और भी तो कपड़े सिलने हैं, ये पैसे उन कपड़ों को खरीदने के काम आएंगे। और शांति ने बचे हुए पैसे भी जेलर को दे दिए। जेलर साहब, इन पैसों से मेरे लिए और कपड़े मंगवा देना, इस बार मैं उनसे बहुत अच्छी शर्ट बनाऊंगी। ठीक है शांति, मैं कल ही तुम्हें कपड़े लाकर दूंगा। दूसरे दिन जेलर ने शांति को और कपड़े लाकर दिए। शांति ने उन कपड़ों से बहुत ही सुंदर सुंदर शर्ट बनाए। शांति अब इसी तरह और भी कपड़े सिलने लगी। उसके सिले हुए कपड़ों की डिमांड बाजार में बहुत बढ़ गई थी। लोग शांति के सिले हुए कपड़ों को महंगे दामों में भी खरीद रहे थे। अब शांति ने कुछ पैसे जोड़कर अपने लिए कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लिए थे। एक दिन, जेलर साहब, मैं चाहती हूँ कि जेल की दूसरी महिला कैदियों को भी सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दूं। इससे उनकी भी कुछ कमाई हो जाएगी। हाँ हाँ शांति, क्यों नहीं। शांति ने कुछ पैसे देकर कुछ और नई मशीनें और कपड़े मंगवाए और जेल में सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। शांति दूसरी महिलाओं को भी अपना सिलाई का हुनर सिखाने लगी। शांति अपने सिलाई सेंटर में सिलाई की ट्रेनिंग भी देती और लोगों के लिए कपड़े भी सिलती। अब तो लोग अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए शांति से मिलने जेल में भी आने लगे थे। इधर कुछ महीनों के बाद संदीप जब ऑफिस के टूर से घर लौटा तो घर में शांति को न देखकर उसने किटी से पूछा, किटी, माँ कहाँ है? किटी रोने का नाटक करने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद माँ ना जाने कहाँ चली गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैंने उन्हें शहर में बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? पता नहीं माँ कहाँ और किस हाल में होगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी,
संदीप गुस्से में घर से बाहर चला आया और शांति को ढूंढने लगा। शांति को ढूंढते ढूंढते संदीप बाजार में पहुंच गया। वहां उसने कपड़ों की दुकान में कुछ कपड़े देखे जो पुतलों ने पहन रखे थे। माँ भी ऐसे ही कपड़े सिलती थी, ऐसा लग रहा है जैसे ये कपड़े माँ ने ही सिले हैं। संदीप उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से पूछा, भाई साहब, बाहर पुतले ने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कपड़े आपने कहाँ से मंगवाए हैं? भाई साहब, वो तो जेल से मंगवाए गए हैं। जेल से? हाँ, वहाँ एक बूढ़ी औरत है जो कुछ महीनों से जेल में बंद है। वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े सिलती है। अच्छा, उस बूढ़ी औरत का नाम क्या है? भाई साहब, मैं उसका नाम तो नहीं जानता। अगर आपको उससे कपड़े सिलवाने हैं तो आप उससे जेल में मिल सकते हैं। संदीप उसी समय भागकर जेल पहुंचा और जेलर से बोला, जेलर साहब, यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जो दर्जी का काम करती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, वो शांति? क्या कहा आपने? शांति? हाँ हाँ, उसका नाम शांति है। लेकिन आपको उससे क्या काम है? मुझे उनसे कपड़े सिलवाने हैं। ठीक है, अभी मिलवाता हूँ। जेलर वहां शांति को बुलवाता है। शांति को अपने सामने देखकर संदीप फूट फूट कर रोने लगा। माँ, तुम जेल में? तुम यहाँ कैसे आई? शांति ने संदीप को सारी बात बताई कि कैसे किटी ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। संदीप ने जेलर से कहकर शांति की जमानत करवा ली और शांति को लेकर घर आ गया। घर में जब किटी ने शांति को अपने सामने देखा तो हक्की बक्की रह गई। क्यों, होश उड़ गए तुम्हारे? जिन गहनों की चोरी के आरोप में तुमने मेरी माँ को जेल भिजवाया था, वो गहने तो तुमने खुद लॉकर में रखे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी। और अब मैं भी ये भूल गया हूँ कि मैंने तुमसे कभी शादी की थी। संदीप ने धक्के मारकर किटी को घर से बाहर निकाल दिया और शांति अपने बेटे के साथ घर में रहने लगी। लेकिन शांति अब भी रोज जेल जाती है और वहां औरतों को कपड़े सिलना सिखाती है और खुद भी कपड़े सिलकर बेचती है।